गुड मॉर्निंग टू एवरीबडी। तो कक्षा 7 गणित में आज हम ले रहे हैं प्रश्नावली 4.3 सरल समीकरण को हल करना, समीकरण बनाना, समीकरणों को कथन के रूप में परिवर्तित करना और समीकरणों को हल करना। तो हल करने में कल हमने आपको बताया था जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग की संक्रिया द्वारा दोनों समीकरण के दोनों पक्षों में एक ही संख्या को जोड़कर, एक ही संख्या को घटाकर, एक ही संख्या से गुणा कर या एक ही संख्या का भाग देकर हमने कल समीकरणों के हल ज्ञात किए थे। आज प्रश्नावली 4.3 में हम समीकरणों को हल करने की एक दूसरी विधि आपको बताने जा रहे हैं। वह विधि है स्थानापन्न या पक्षांतर। पक्षांतर का मतलब है समीकरण के एक पक्ष से दूसरे पक्ष में ले जाना। तो चर या अचर दोनों में से किसी को भी हम एक पक्ष से दूसरे पक्ष में ले जा सकते हैं, लेकिन ध्यान देना होगा कि जिस राशि को हम या जिस पद का हम पक्षांतर कर रहे हैं उसका चिन्ह बदल जाता है। पक्षांतर में पक्षांतर की जाने वाले पद का चिन्ह बदल जाता है। अगर धन है एक पक्ष से दूसरे पक्ष में ले जाने पर उसको, तो वह ऋण बन जाएगा दूसरे पक्ष में जाकर। धन का ऋण, ऋण का धन, गुणा का भाग, भाग का गुणा। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। तो देखिए, जैसे कि प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। इसमें काफी समीकरण हमारे पास हैं। तो 1 का ए, प्रश्न 1 का ए, देखिए क्या समीकरण है, ध्यान से देखिएगा। 2y धन 5/2, 2y धन 5/2 बराबर 37/2, 37/2। तो ये हमारा समीकरण है। अब इस समीकरण को हमको हल करना है। तो समीकरण को हल करने की जो आज मैं विधि आपको बताने जा रहा हूं वह है स्थानापन्न, अर्थात एक पक्ष से किसी राशि को दूसरे पक्ष में स्थानांतरित करना, ले जाना। इसको पक्षांतर भी कहते हैं सामान्य भाषा में। तो हम देख रहे हैं ये बराबर का चिन्ह, इससे इधर बायां पक्ष और बराबर के चिन्ह के दाईं ओर दाएं पक्ष। तो बायां पक्ष में क्या क्या है हमारे पास, y इसमें चरपद है, y का गुणांक 2 है। जैसा कि मैंने कल बताया था कि भाई किसी चर के आगे लिखी हुई जो संख्या होती है उसका गुणांक कहलाती है। और उसके साथ साथ 2y के साथ धन 5/2 है, अर्थात ये दूसरा पद है 5/2 परिमेय संख्या है, इसका चिन्ह है धन। तो सबसे पहले मैं इस 5/2 का पक्षांतर करूं, धन 5/2 है, तो ये 37/2 के साथ जाकर दाएं पक्ष में ऋण 5/2 हो जाएगा। तो देखिए यही मैं कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। या 2y बराबर, ये हटा दिया मैंने यहां से, दाएं पक्ष में भेज दिया। 37/2 पहले से है, ऋण 5/2। तो यहां पर मैं लिख भी दूं, थोड़ी देर आपको ध्यान भी रहेगा कि हम लिखेंगे धन 5/2 के पक्षांतर से, बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में हम इसको ले गए हैं, तो चिन्ह बदल गया, बस और कुछ नहीं होना है। अब देखें, या 2y बराबर, यहां पर 37/2 में से दाएं पक्ष में 5/2 घटाना है। तो आप जानते हैं भिन्नों का घटाना आपने सीखा या परिमेय संख्याओं का घटाना सीखा। जब तक इनके हर समान नहीं होते तब तक परिमेय संख्या घटती नहीं है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि दोनों का हर समान है, अर्थात हर घटता नहीं है, तो दोनों का हर आ गया 2। अब ऊपर अंश में से अंश घट जाएगा, 37 ऋण 5, 37 में से 5 घटा दीजिए, 37 में से 5 घटेगा 32/2। अब आप जानते हैं 2 का भाग 32 में जाता है, ये आ गया 2 एकम 2, 1 शेष बचा, 2 उतरा, 2 छक्का 12। तो हमारा 2y बराबर 16। अब 2 का पक्षांतर करें, 2y का गुणांक है, तो वहां जाके क्या करेगा, भाग देगा। तो या y बराबर 16/2, ये 2 जो गुणांक है वो भाग देगा। यहां पर लिखते हैं y के गुणांक 2 के पक्षांतर से, 2 के पक्षांतर से, देखिए तो हो जाएगा इसलिए y बराबर 2 का भाग 16 में जाता, 2 × 16, तो उसमें आंसर आ गया y बराबर 8। ये हमारा समीकरण हो गया। तो ये आज जो हमने विधि अपनाई है यह है पक्षांतर। बी, देखिए फिर से
एक दो सवालों का अभ्यास करिए, फिर आपको अपने आप ही ध्यान आ जाएगा। 5t धन 28 बराबर 10, ये हमारा समीकरण है। देखिए फिर से बाएं पक्ष को ध्यान से देखिए। धन 28 है, ये आपका अचर पद है। इसका अगर मैं पक्षांतर करूं अचर के साथ दाएं पक्ष में, तो ये धन 28 का वहां जाके ऋण 28 हो जाएगा। उसी प्रकार टी का गुणांक 5 है, 5 का पक्षांतर करूंगा तो वो भाग देगा। तो देखिए, या मैं धन 28 का पक्षांतर कर रहा हूं, 5t बाएं पक्ष में 5t बचा, धन 28 हट गया यहां से, 10 ऋण 28। यहां पर हम लिख सकते हैं धन 28 की पक्षांतर से, धन 28 की पक्षांतर से, जो कर रहे हैं वो लिख भी रहे हैं। देखिए, या 5t बराबर धन 10 ऋण 28, धन ऋण आपस में घट जाते हैं, ऋण बड़ा है ऋण 18। अब देखिए 5t का गुणांक 5 का पक्षांतर मैं करूंगा तो ऋण 18 में भाग देगा, या t बराबर ऋण 18 बटा 5। यहां लिख देते हैं t के गुणांक 5 के पक्षांतर से, t के गुणांक 5 के पक्षांतर से। तो t बराबर आया ऋण 18 बट्टा 5। 5 का भाग 18 में पूरी बार नहीं जाता, तो यही मान रख दीजिए, परमेय संख्या के रूप में ही रहने दीजिए। इसलिए उत्तर आ गया t बराबर ऋण 18 बट्टा 5, ये t का मान है। सी देखिए, a बट्टा 5 धन 3, a बट्टा 5 धन 3 बराबर 2। तो फिर देखिए धन 3 का मैं पक्षांतर करूं सबसे पहले, या a बट्टा 5 ऐसा ही रहा बाएं पक्ष में, बराबर 2 ऋण 3। यहां लिख देते हैं धन 3 के पक्षांतर से, धन 3 के पक्षांतर से, बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में धन 3 आया तो ऋण हो गया। या अब देखिए a बट्टा 5 बराबर धन 2 ऋण 3, धन ऋण आपस में घट जाते ऋण 1। अब a का भाजक है 5, भाग देने वाली संख्या, तो वहां जाके क्या करेगी, गुणा पक्षांतर अगर मैं करूंगा, या a बराबर ऋण 1 गुणा 5। यहां लिख देते हैं a की भाजक 5 के पक्षांतर से, स्पष्ट होगा पक्षांतर से। तो इसलिए a बराबर ऋण 1 को 5 से गुणा करेंगे ऋण 5, 5 एकम 5, ऋण धन आपस में गुणा करेंगे तो गुणनफल ऋणात्मक आता है। इसलिए उत्तर आ गया हमारा a बराबर ऋण 5, a बराबर ऋण 5। क्वेश्चन नंबर डी है, देखिए ये कह रहा है q बट्टा 4 धन 7 बराबर 5, q बट्टा 4 धन 7 बराबर 5। फिर से धन 7 का पक्षांतर करेंगे, या q बट्टा 4 ऐसा ही रहा बाएं पक्ष में, धन 7 का पक्षांतर हो गया तो हट गया यहां से, तो 5 ऋण 7। यहां लिख दें धन 7 के पक्षांतर से, धन 7 के पक्षांतर से। अब देखिए क्या रूप हो गया हमारा, या समीकरण का रूप हो गया q बट्टा 4 बराबर 5 ऋण 7, धन ऋण आपस में घट जाते, ऋण बड़ा है ऋण 2। अब देखिए q के भाजक 4 का पक्षांतर करूंगा तो वहां जाके ये क्या करेगा, गुणा करेगा ऋण 2 को। या q बराबर सीधे निकल गया ऋण 2 गुणा 4, लिखेंगे q के भाजक 4 के पक्षांतर से। तो q का मान निकल गया, इसलिए q बराबर ऋण धन गुणा कर रहे हैं तो ऋणात्मक गुणनफल होगा, 4 दूनी 8 ऋण 8। इसलिए उत्तर आ गया q बराबर ऋण 8। क्वेश्चन नंबर ई है 5 बट्टा 2x बराबर 10। तो देखिए यहां पर हम देख रहे हैं x का गुणांक है 5 बट्टा 2, तो वहां जाके क्या करेगा, गुणांक भाग देगा। तो देखिए, या x बराबर 10 भागा 5 बट्टा 2,
अब आप जानते हैं, आपने भिन्नों का भाग या परिमेय संख्याओं का भाग सीखा, तो अगर कभी भाजक परिमेय संख्या है या भिन्न है तो हम उसके हर अंश को पलटकर अर्थात उसके व्युत्क्रम से गुणा कर देते हैं। तो या इसको मैं लिख रहा हूं x बराबर, देखो मैं इसको गुणा में चेंज कर रहा हूं, इसका व्युत्क्रम हो गया 5/2 का व्युत्क्रम 2/5, 10 गुणा 2/5, 5 से 10 कटता है 2 बार, तो x बराबर आ गया 4, इसलिए उत्तर आ गया x बराबर 4। क्वेश्चन नंबर F है 5/2x, फिर से वही 5/2x बराबर 25/4, ठीक है। तो x का गुणांक 5/2 है, तो पक्षांतर करने पर वो भाग में बदलेगा, अर्थात 25/4 में भाग देगा। फिर हम परिमेय संख्याओं का भाग से देखा हमने अंकगणित में, तो उसको हल कर लेंगे। या हाँ, यहाँ पर मैंने लिखा नहीं, इसको यहाँ पर लिख दूं, x के गुणांक 5/2 के पक्षांतर से, देखो यहाँ पर भी वही 5/2 का पक्षांतर करूंगा, या x बराबर 25/4 भागा 5/2, गुणांक जो है भाग में बदलेगा। यहाँ पर लिख देते हैं x के गुणांक 5/2 के पक्षांतर से। तो आपने अंकगणित में भिन्नों का भाग या परिमेय संख्या का भाग सीखा है, तो अगर भाजक परिमेय संख्या है तो उसके व्युत्क्रम से भाज्य को गुणा कर देते हैं, ये नियम हमने वहां देखा था। या x बराबर देखिएगा 25/4 भाज्य है, गुणा 2/5। अब देखिए यहाँ पर बढ़िया है, 5 से 25 कटता, 5×5 = 25, भिन्नों के गुणा में हर अंश अगर करते हैं तो सरल कर लीजिए, 2 दूनी 4, तो आ गया 5/2, इसलिए x बराबर 5/2 उत्तर भी लिखेंगे, इसलिए उत्तर x बराबर 5/2। क्वेश्चन नंबर जी देखिएगा, 7m धन 19/2, 7m धन 19/2 बराबर 13। देखिए सबसे पहले 19/2 का पक्षांतर करिए, या ये धन है वहां जाके ऋण बन जाएगा, दाएं पक्ष में जाके 7m बराबर 13 ऋण 19/2। अब देखिएगा जरा, धन 19/2 के पक्षांतर से, जो किया वो हमने पोस्ट में लिख भी दिया, या 7m बराबर, अब देखिए हाँ 13 में 19/2 घटाना है, तो कब घटेगा, जब तक हर सामान्य होगा। ये पूर्णांक है 13, तो इसका हर मानेंगे हम 1 मानकर अगर चलें तो 1 का भागा 2 में जाता है, तो समान हर 2 हो गया, 1 और 2 का लॉस हो 2, तो 13 का हर 1 था, तो अब दुगुना कर दिया, तो 13 का दुगुना 13 दूनी 26 ऋण 19, ये 19 रहेगा क्योंकि इसका हर पहले भी 2 अब भी 2 है। 26 में से 19 घटाए 7, 7/2, 7m बराबर 7/2। अब m के गुणांक 7 का पक्षांतर करें तो वहां जाके भाग देगा, या m बराबर 7/2 भागा 7। अब देखिए यहाँ पर 7 पूर्णांक है, अगर हम इसको परिमेय संख्या के रूप में कहें तो 7/1 मान सकते हैं। अब इसका व्युत्क्रम आएगा 1/7, तो या m बराबर भाजक 7/2 भाजक 7/1 है, तो इसका व्युत्क्रम आ जाएगा 1/7, तो 7 कट गए, 1 एकम 1, 1/2, m बराबर 1/2, इसलिए उत्तर आ गया m बराबर 1/2। h 6z धन 10 बराबर ऋण 2।
तो धन 10 का पक्षांतर करिए। यहां पर लिखना है m के गुणांक 7 के पक्षांतर से। छूट गया, अब लिखते कोई नहीं। अब ये धन 10 का पक्षांतर करूंगा तो वहां जाके ऋण 10 बन जाएगा, या दाएं पक्ष में ले जा रहे हैं धन 10 को, 6z बराबर ऋण 2 ऋण 10। यहां लिख दें धन 10 के पक्षांतर से, धन 10 के पक्षांतर से। अच्छा, या 6z बराबर, अब देखते हैं ऋण ऋण जुड़ जाते, समान चिन्ह है, ऋण 12। अब z के गुणांक 6 का पक्षांतर करेंगे, वो भाग देगा, या z बराबर ऋण 12/6। यहाँ लिख दें z के गुणांक 6 के पक्षांतर से। आप देखिए, इसलिए z बराबर 6 का भाग ऋण 12 में, धन ऋण का भाग है तो भागफल ऋणात्मक आएगा, समान चिन्ह है, 6 दूनी 12, z बराबर ऋण 2। इसलिए उत्तर z बराबर ऋण 2। अगले क्वेश्चन में आते हैं। I 3l/2 बराबर 2/3। तो यहां पर l का गुणांक 3/2 है, सीधे पक्षांतर कर दीजिए तो वहां जाके भाग देगा, या हम इसको एक एक करके लें, 2 भाजक है, 2 का पक्षांतर करेंगे गुणा में बदलेगा, फिर 3 गुणांक है, उसका पक्षांतर करेंगे भाग देगा, बात एक ही है। तो देखो, या सीधे पक्षांतर कर रहा हूँ, l बराबर 2/3 भागा 3/2, ये इसका गुणांक 3/2 है, तो वहां जाके भाग में बदलेगा। यहाँ लिख दें l के गुणांक 3/2 के पक्षांतर से। ठीक हो गया। या l बराबर फिर से वही, भिन्न में भिन्न का भाग, या परमेय संख्या में परमेय संख्या का भाग, तो भाजक परमेय संख्या के व्युत्क्रम से भाज्य को गुणा कर देते हैं। जिसका नियम है, आपने अंकगणित में सीखा है, 2/3 गुणा, ये भी हो गया आपका 2/3, 3/2 का व्युत्क्रम 2/3, अंश पलट दीजिए। अब यहाँ पर करते नहीं हैं, तो ये हो गया अंश से अंश को गुणा कर दीजिए, 2 दूनी 4, हर से हर को 4/9। तो इसलिए उत्तर आ गया आपका l बराबर 4/9। अगला है क्वेश्चन हमारे पास जे, यह है 2b/3 ऋण 5 बराबर 3। सबसे पहले ऋण 5 का पक्षांतर करेंगे, तो देखिए ये बन गया हमारा, बच जाएगा समीकरण, क्या बनेगा, 2b/3 बराबर 3 धन 5 ऋण 5 के पक्षांतर से, ऋण 5 के पक्षांतर से। पक्षांतर करने पर चिन्ह बदलता है, ये ध्यान रखिए हमेशा। या ये हो गया 2b/3 बराबर 5 3 8। अब देखो b का गुणांक 2/3 है, इसका पक्षांतर करूंगा भाग बदल जाएगा, या b बराबर 8 भागा 2/3। अब फिर से भाजक परमेय संख्या है, तो इसके व्युत्क्रम से हम भाज्य को गुणा कर देंगे, या b बराबर 8 गुणा 3/2, 2/3 का व्युत्क्रम 3/2, 2 से 8 करता है कितनी बार, 4 बार, 4 3 12, तो b बराबर 12, इसलिए उत्तर b बराबर 12। ये हमारा प्रश्न नंबर 1 पूरा हुआ। काफी समीकरण इसमें थे, तो हमने आज इनको हल किया पक्षांतर की विधि से। अब उसके बाद आ रहा है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में भी काफी प्रश्न हैं, h तक इसमें भी हैं, तो निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। थोड़ा सा देखिए, नए प्रकार के समीकरण आ गए हैं। 2 कोष्टु शुरू
x धन 4 बराबर 12। तो देखिए यहां पर नए प्रकार का समीकरण आया। बाएं पक्ष में एक कोष्ठक है, उस कोष्ठक के बाहर एक संख्या दी है। तो जब कभी कोष्ठक के बाहर कोई संख्या है और कोष्ठक तथा उस संख्या के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो वह उसका गुणांक कहलाता है। वह बाहरी संख्या जो उसका गुणांक कहलाती है, और कोष्ठक के अंदर जितने पद हैं वो उन सब को गुणा करेगा, उन सब का गुणांक है। तो इसको मैं कोष्ठक हटाऊं तो ये क्या करेगा, 2x को भी गुणा करेगा और धन 4 को भी गुणा करेगा। तो हो जाएगा 2x धन 8 बराबर 12। 2 से x को गुणा किया 2x, धन 4 को गुणा 4 दूनी 8। यहाँ पर हम लिखेंगे इसको कोष्ठक हटाने पर, कोष्ठक हटाने पर। अब हमारे पास सरल समीकरण बन गया। धन 8 का पक्षांतर करिए, वहां जाके ऋण 8 हो जाएगा, या 2x बराबर 12 ऋण 8 धन 8 के पक्षांतर से, धन 8 के पक्षांतर से, ठीक हो गया। या 2x बराबर 12 में से 8 घटा दीजिए 4। अब गुणांक 2 के पक्षांतर करिए, भाग देगा, या x बराबर 4/2। x के गुणांक 2 के पक्षांतर से। तो 2 का भाग 4 में जाता है, इसलिए x बराबर 2 दूनी 4, इसलिए उत्तर आ गया x बराबर 2। उसके बाद आता है हमारा, ये 2 का a था, अब 2 का b। देखिए 3 कोष्ठ शुरू n ऋण 5 बराबर 21, n ऋण 5 कोष्ठ में बंद बराबर 21। फिर वही पहले समीकरण की तरह, तो बाहर जो संख्या है 3, यह कोष्ठक के लिए गुणांक है, अर्थात कोष्ठक के अंदर जितने पद है वो उनको गुणा करेगा। सबसे पहले मैं कोष्ठक रहा हूँ, सरल समीकरण बनाऊँ इसका। 3 से n को गुणा करेंगे 3n, ऋण 5 को गुणा करेंगे 5 15 बराबर 21। ये हो गया कोष्ठक हटाने पर, ये हो गया। अब या ऋण 15 का पक्षांतर कर रहा हूँ, देखिए 3n बराबर दाएं पक्ष में जाके धन हो जाएगा 21 धन 15 पक्षांतर से, या 3n बराबर 5 1 6 जोड़ दीजिए, 2 1 3 36। अब n के गुणांक 3 के पक्षांतर से, या n बराबर 36/3। तो n के गुणांक 3 के पक्षांतर से, n बराबर, भाग दीजिए 3 कम 3 3 दूनी 6, n बराबर 12 12 3 36, इसलिए उत्तर आ गया n बराबर 12। अगले क्वेश्चन सी में आ जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सी है, फिर वही रूप है समीकरण का। 3 कोष्ठ शुरू n ऋण 5 बराबर ऋण 21, ऋण 21। तो फिर वही बात, 3 गुणांक है कोष्ठक के लिए, तो कोष्ठक के दोनों पदों को गुणा करेगा, या 3n ऋण 15 बराबर ऋण 21। कोष्ठक हटाने पर, कोष्ठक हटाने पर देखिए, या अब मैं ऋण 15 का पक्षांतर करूंगा तो वहां जाके धन 15 हो जाएगा। 3n बराबर ऋण 21 धन 15, यहाँ लिखेंगे ऋण 15 के पक्षांतर से, ऋण 15 की पक्षांतर से। अब देखिए, या 3n बराबर ऋण धन आपस में घट जाते हैं, किसमें से 15 घटा दीजिए, ऋण 6। अब n के गुणांक 3 का पक्षांतर करूंगा तो n का मान निकल जाएगा, समीकरण हल हो जाएगा, या n बराबर ऋण 6/3, क्योंकि ये n का गुणांक है 3। यहाँ पर लिख देते हैं n के गुणांक 3 के पक्षांतर से, इसलिए n बराबर धन ऋण का भाग में भागफल ऋणात्मक आएगा, 3 दूनी 6 ऋण 2, इसलिए उत्तर आ गया
n बराबर -2। डी क्वेश्चन है 3 ऋण 2 कोष्ठ शुरू 2 ऋण y कोष्ठ बंद बराबर 7। देखो इसमें क्या है, कोष्ठक के बाहर जो संख्या है ऋण 2 जो कोष्ठक के लिए गुणांक है, तो ये हो जाएगा या 3 में सही रहेगा। ऋण 2 से 2 को गुणा करिए ऋण 4, ऋण 2 से y को गुणा करेंगे धन y, ऋण ऋण गुणा करके गुणनफल धन हो जाता है, धन 2y बराबर 7। अब देखिए ये धन 3 का पक्षांतर या धन 3 और ऋण 4 यहीं पर ये घट जाएंगे, आपस में धन ऋण घट जाते हैं, या ऐसा कर लीजिए, यहाँ पर लिख देते कोष्ठक हटाने पर, कोष्ठक हटाने पर तो धन 3 ऋण 4 तो धन ऋण घट गए, ऋण 1 धन 2y बराबर 7। अब ऋण 1 का पक्षांतर करके वहाँ जाके धन हो जाएगा, या यहाँ बच गया 2y बराबर 7 धन 1। यहाँ लिख दे ऋण 1 के पक्षांतर से या 2y बराबर 8। अब देखिए y को गुणांक 2 का पक्षांतर करूंगा तो वहां जाके वो भाग देगा, या y बराबर 8/2 बराबर 4। यहाँ पर लिख भी देते हैं y के गुणांक 2 के पक्षांतर से, इसलिए उत्तर y बराबर 4, y बराबर 4 ये हुआ। अगला है ई ऋण 4 कोष्ठ शुरू 2 धन x बराबर 8। देखिए ये ऋण 4 कोष्ठक के लिए गुणांक है, तो गुणा करेंगे, कोष्ठक के दोनों पदों को करेगा 4 दूनी 8, ऋण 8, ऋण 4 से धन x को गुणा करेंगे, धन ऋण गुणा करके ऋणात्मक आएगा, ऋण 4x असमान चिन्ह का गुणनफल ऋणात्मक बराबर 8। अब ऋण 8 का पक्षांतर कर दीजिए, वहाँ धन 8 बन जाएगा, या यहाँ बच जाएगा ऋण 4x बराबर 8 धन 8। लिख दे ऋण 8 के पक्षांतर से, ऋण 8 के पक्षांतर से। तो देखिए यह हो गया ऋण 4x बराबर 8 और 8 जोड़ दीजिए 16। अब ऋण 4 गुणांक का पक्षांतर करेंगे, वहां जाके भाग देगा, या बचेगा x बराबर 16/4। लिख देंगे x के गुणांक ऋण 4 के पक्षांतर से, ये हो गया। तो इसलिए x बराबर, अब धन और ऋण असमान चिन्ह का भागफल है, जैसे गुणा वैसे ही भाग का नियम है, तो धन ऋण असमान चिन्ह का जो भागफल होता है वो ऋणात्मक आएगा। 4 का भागा 16 में ऋण बार गया, 4 चौको 16 ऋण 4, इसलिए उत्तर आ गया x बराबर ऋण 4। अगला है f, देखिए 4 कोष्ठ शुरू 2 ऋण x बराबर 8। देखिए फिर से 4 गुणांक है, गुणा करेगा, कोष्ठक के दोनों पदों को 4 दूनी 8 ऋण 4x बराबर 8, कोष्ठक हटाने पर, कोष्ठक हटाने पर, अच्छा, या अब इस धन 8 का पक्षांतर करूंगा, वहां जाके ऋण 8 हो जाएगा, 8 का चिन्ह आगे होता है संख्या का, तो इसका चिन्ह धन नहीं दिया है, तो अगर चिन्ह नहीं दिया है तो वो धन माना जाएगा और उधर जाके ऋण हो जाएगा, पक्षांतर पर ऋण बन जाएगा। या यहाँ बच गया हमारे पास बाएं पक्ष में ऋण 4x बराबर 8 ऋण 8, धन 8 के पक्षांतर से, धन 8 के पक्षांतर से, ठीक हो गया। अब देखिए या ऋण 4x बराबर 0। अब ऋण 4 का पक्षांतर करूं, ये गुणांक है तो वहां जाके भाग करेगा, या x बराबर 0/ऋण 4। तो हम जानते हैं 0 में किसी भी संख्या का भाग देने पर भागफल 0 आता है, तो ये हो गया आपका
x के गुणांक ऋण 4 के पक्षांतर से, तो इसलिए x बराबर आ गया हमारे पास 0, इसलिए उत्तर x बराबर 0, ये हमारा सवाल। उसके बाद आता है हमारा जी, क्वेश्चन नंबर जी है 4 धन 5 कोष्ठ शुरू p ऋण 1 बराबर 34। देखिए ये कोष्टक के बाहर जो 5 धन 5 है ये गुणांक है, दोनों को गुणा करेगा, 4 अलग से है, या 4 धन 5 से p को गुणा करके धन 5p, धन 5 से ऋण 1 को गुणा करके धन ऋण का गुणनफल ऋणात्मक 5, 5 कम 5 बराबर 34। अब देखिए 4 और ऋण 5 ये दोनों समान पद हैं, आपस में घट जाएंगे, तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं, यहीं पर बाएं पक्ष में ही सरल हो जाएगा, 5p ऋण 1 धन ऋण बड़ा है बराबर 34। अब ऋण 1 का पक्षांतर करेंगे, वहाँ जाके धन बन जाएगा। यहाँ पर इसको हम लिखेंगे कोष्ठक हटाने पर, कोष्ठक हटाने पर पूरी प्रक्रिया भी आपके सामने लिखी जा रही है। देखिए अब ऋण 1 का पक्षांतर 5p बराबर 34 धन 1, याद रखिए पक्षांतर पर चिन्ह बदलता है, ऋण 1 के पक्षांतर से या अब मैं 5p बराबर 35, अब p के गुणांक 5 का पक्षांतर करके भाग देगा, या p बराबर 35/5, यहाँ लिख देंगे p के गुणांक 5 के पक्षांतर से, इसलिए p बराबर आ गया 5 का भागा 35 में 5 सत्ते 35, इसलिए उत्तर आ गया p बराबर 7। h दूसरे का लास्ट है 34 ऋण 5 कोष्ठ शुरू p ऋण 1 बराबर 4। देखिए ये ऋण 5 गुणांक है, फिर वही बात, या 34 ऋण 5 से p को गुणा करेंगे ऋण 5p, ऋण 5 से ऋण 1 को गुणा करेंगे ऋण गुणा करके धन, जिस चिन्ह का भी ध्यान रखना, 5 कम 5 बराबर 4। कोष्ठक हटाने पर अब यहाँ देखें 34 धन 5 धन दोनों धन धन जुड़ जाते हैं, या 34 और 5 हो गया 39 ऋण 5p बराबर 4। अब 39 का पक्षांतर करेंगे धन 39 है तो वहां जाके ऋण में बदल जाएगा, या ऋण 5p बराबर 4 ऋण 39 धन 39 की पक्षांतर से, या ऋण 5p बराबर धन ऋण आपस में घट जाते हैं ऋण 35, ऋण बड़ा है ऋण में से धन घट गया ऋण 35, दोनों ओर ऋण है तो हम हटा सकते हैं इसको, या 5p बराबर 35, समीकरण संतुलित तराजू है, एक पक्ष से हम किस चीज को हटा रहे तो दूसरे पक्ष से भी उसको हटा दे फिर भी संतुलित रहेगा, तो दोनों ओर से ऋण ऋण हटा दिया। अब देखिए p के गुणांक 5 का पक्षांतर करूं, या p बराबर 35/5, p के गुणांक p बराबर 7, इसलिए उत्तर p बराबर 7। तो आज हमने प्रश्न नंबर 1 और 2 देखे, प्रश्न नंबर 3 और 4 कल देखेंगे, दैट्स ऑल। तो ध्यान में रखिएगा कि पक्षांतर करने पर एक पक्ष से दूसरे पक्ष में किसी भी राशि को ले जाने पर उसका चिन्ह बदल जाता है। हम बाएं से दाएं पक्ष में भी ले जा सकते हैं या दाएं से बाएं में भी ला सकते हैं, लेकिन उस पद का चिन्ह बदल जाता है, उस राशि का चिन्ह बदल जाता है, ये ध्यान रखना है, दैट्स ऑल।